हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस्टरडे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे फॉर क्लास ए चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिजीज इन ह्यूमंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सम डिजीज इन एनिमल्स एंड इन प्लांट। तो लाइक फर्स्ट है यहाँ पे हमारे पास फुट एंड माउथ डिजीज, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज में क्या होता है कि एनिमल्स के जो खुर होते हैं उसके बीच में और माउथ में अल्सर्स, बहुत बड़े बड़े ब्रिस्टल्स, छाले, घाव हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन होगा इस डिजीज का? दैट इज वायरस। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें क्या होगा? इसमें एयर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है। लाइक एक एनिमल का जो लेफ्टओवर फूड है वो दूसरा एनिमल अगर ईट कर लेता है तो उसकी वजह से भी ये डिजीज कॉज होती है। ठीक है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो डिजीज होती है दैट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है एंथ्रेक्स डिजीज को। इन 1876 फर्स्ट टाइम रॉबर्ट कॉच एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था इस डिजीज का जो रीजन मीन्स जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इस बैक्टीरिया को। ठीक है, 1876 में रॉबर्ट कॉच एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया को फाइंड आउट किया, मीन्स उसके बारे में प्रॉपर स्टडी किया कि ये जो डिजीज है कि एनिमल के अंदर जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस जो डिजीज है वो एक फंगल डिजीज होती है, यानी कि इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो फंगस होती है। ठीक है, और ये जो डिजीज की अगर बात की जाए मोस्टली लाइक फुट एंड माउथ डिजीज और एंथ्रेक्स, ये जो दोनों डिजीज हैं वो कैटल्स में आपको देखने को मिलती हैं, लाइक काव, बफेलो, गॉट, कैमल, इन सब के अंदर। एस्परगिलोसिस जो फंगल डिजीज है मोस्टली ये जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये डिजीज होती है। ठीक है, फंगल डिजीज होती है। नेक्स्ट, अब जो डिजीज की हम बात करेंगे कुछ प्लांट डिजीज की, कुछ प्लांट्स के अंदर भी कुछ डिजीज के कॉज होते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट। रस्ट एंड स्मट जो डिजीज है वो वीट के अंदर होती है, जो वीट प्लांट होता है उसके अंदर। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इस डिजीज का होता है फंगी। फंगी की वजह से मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? एयर की वजह से। लाइक जो प्लांट एक दूसरे के जो नियर बाय हैं तो एयर की वजह से एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो उसकी वजह से भी जो फंगी है वो एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट के साथ एयर की वजह से ट्रांसमिट हो जाती है। और सीड्स की वजह से, लाइक जो किसी भी प्लांट के ऊपर जो सीड्स आ रहे हैं, किसी भी एक सीड में अगर ये डिजीज कॉज हो गई है तो धीरे धीरे वो जो सभी सीड्स हैं उनके अंदर वो स्प्रेड होती चली जाएगी। नेक्स्ट, ब्लास्ट जो डिजीज है वो राइस प्लांट में, यानी कि पैडी जिसे हम बोलते हैं, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका जो होगा दैट इज फंगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड रेन, दोनों ही रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से जो डिजीज है वो एक प्लांट से, यानी कि इन्फेक्टेड जो प्लांट है उससे आपका जो हेल्दी प्लांट है वहां तक स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ डिजीज है येलो वेन मोसेक। ये जो डिजीज होती है आपका जो भिंडी हम जिसे बोलते हैं वेजिटेबल, लेडी फिंगर, जो भिंडी के जो प्लांट होते हैं उसके पत्तों के ऊपर ये जो डिजीज है ये हो जाती है, वायरल होती है, यानी कि वायरस की वजह से होती है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? इंसेक्ट, जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट टू प्लांट सेटिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से वो वायरस को एक जगह से किसी दूसरे प्लांट के ऊपर इस तरीके से ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ये जो डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। एंड लर्न करने के लिए बहुत बेस्ट कि किसके अंदर होती है, कौन से प्लांट में? सिट्रस। सिट्रस, हम जब भी सिट्रस बात करते हैं, सिट्रस फ्रूट यानी कि लेमन, ऑरेंज, हम इन सब की बात करते हैं, तो वही जो आपके सिट्रस प्लांट है लाइक लेमन हो गया है, ऑरेंज है, इन सभी प्लांट के अंदर जो ये डिजीज होती है बैक्टीरिया डिजीज एयर की वजह से होती है। तो ये थी कुछ यहाँ पर हमारे प्लांट के अंदर डिजीज। इवन शुगर केन के अंदर आपने देखा होगा रेड कलर के स्पॉट वहाँ पे आ जाते हैं, रेड स्पॉट जिसे समथिंग ऐसे बोलते हैं, वो फंगस की वजह से होती है, फंगल डिजीज होती है। तो ये जो सभी डिजीज थी ये हमारे कुछ प्लांट के अंदर मिलने वाली डिजीज है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज फूड पॉइजनिंग। देखिए, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि वेयर डू दे लिव, मीन्स वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स, की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं, तो उनके रहने के लिए एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, हर जगह पे आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मिलेंगे।
तो अब यही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हमारा जो फूड है उसे प्रॉपर स्टोर ना किया जाए, ठीक है, उसको अच्छे से स्टोर करके ना रखा जाए, अच्छे से कवर करके ना रखा जाए, स्टोरेज अच्छे से नहीं हो रही है, तो हमारे फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कर जाते हैं, वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और जिससे क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और ख़राब करने के बाद जो हमारा फूड होता है उसके अंदर फाउल स्मेल आ जाती है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, और इस टाइप के फूड को अगर खा लिया जाए तो वो हमें बीमार कर देता है, ठीक है। तो वही उसी को बोलते हैं हम फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम करेंगे फूड पॉइजनिंग। ये क्या होगा? इट इज़ अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय large number of bacteria or fungi present in our food or the chemical substance means which are toxic for us, जो कुछ chemical substance present in food causes food poisoning. ठीक है। अब अगर हमारे फूड के अंदर लार्ज नंबर में बैक्टीरिया और फंगाई प्रेजेंट है, कैसे आएंगे? एयर की वजह से भी हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया, या प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं, आपने प्रॉपर कवर करके नहीं रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अप्रोक्स 20 ऐसी डिजीज़ है जो हाउस फ्लाई जिनके लिए कैरियर का काम करती हैं। उन हाउस फ्लाइज, कॉकरोच, स्मॉल इंसेक्ट, इन सब की वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे फूड तक पहुंचते हैं और उसी फूड को हम ईट करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इवन समटाइम जब ये बैक्टीरिया हमारे फूड के अंदर एंटर करने के बाद वहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंस भी वहाँ पर बनाते हैं, जिसको जो केमिकल सब्सटेंस है वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं और उसी फूड को अगर ईट कर लिया जाता है तो वो कॉज करता है फूड पॉइजनिंग को, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सैल्मोनेलो, सैल्मोनेलो एक मोनेला एक बैक्टीरिया है जो हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है। इसी के साथ एक और बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम, ये दो बैक्टीरिया हैं जो हमारे फूड को खराब करने में मदद करते हैं, यानी कि उसको स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। सेम इसी तरीके से एक फंगस का नाम यहाँ पे लिया जाता है एस्परगिलस। एस्परगिलस ये फंगस होती है जो हमारे फूड को खराब करती है, उसे टॉक्सिक बना देती है। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया और कुछ फंगस हैं वो हमारे फूड को इस तरीके से खराब कर देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं, जो हमारे लिए फिर हार्मफुल होता है। तो इस तरीके से हमारे फूड को बचा कर रखने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखना होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड होता क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने फूड को फिजिकली या केमिकली ट्रीट करते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस in which food is treated physically or chemically to protect it from spoilage। फूड को खराब होने से बचाने के लिए कुछ यहाँ पे फिजिकल मेथड किए जाते हैं, कुछ केमिकल मेथड किए जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। और जो केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे या जो भी हम मेथड करेंगे उसी को, यानी कि केमिकल की अगर हमें बात यहाँ पे की जाए तो उन्हें बोलते हैं प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटर,
कुछ केमिकल्स को यूज़ किया जाता है लाइक सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट होता है उसे फूड के अंदर मिक्स करके रखा जाता है जिससे कि जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहे, उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप ना हो और उसको ख़राब होने से बचाए। इसी के साथ साथ जो आपका सिट्रिक एसिड होता है उसे भी यूज़ किया जाता है स्वीट्स वगैरह को, कन्फेक्शनरी के अंदर जो स्वीट्स होती हैं, बेकरी का जो मटेरियल होता है उसे बचाने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए। तो ये हमारे फूड प्रिजर्वेटर होते हैं। तो वो मेथड जो फिजिकली और केमिकली किए जाते हैं फूड को स्पॉइलेज करने से बचाने के लिए, उस मेथड को हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। और इससे पहले मैंने अभी आपको बताया फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मीन्स क्या होता है? डिजीज़। वो डिजीज़ जो कब होगी? जब आप खराब फूड को आप ईट कर लेते हो, एक ऐसा फूड जिसके अंदर लार्ज नंबर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या फिर बैक्टीरिया ने वहाँ पे एक्शन किया और वहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस उन्होंने प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से हमारे फूड का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, फाउल स्मेल आ जाती है, वो कॉज करता है फूड पॉइजनिंग को। फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स होंगे, कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग है? जैसे डायरिया को ये कॉज कर सकता है, वॉमिटिंग, फीवर और हेडेक। तो ये सभी जो है, या आपको स्टमक पेन हो सकता है, ये सभी क्या होंगे? इसके सिम्टम होंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखा जाए। जो फिजिकल एंड केमिकल हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, वन बाय वन हम उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके चैप्टर के अंदर से आपको करवा रही हूँ, आप इनको अपने नोटबुक में नोट करते रहिए साथ में। इसमें देखिए अभी हम करेंगे मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग फूड को, किस तरीके से अपने फूड को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करके, ठीक है। तो जैसे इसमें फर्स्ट हमारे पास मेथड है सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। सन ड्राइंग करके लाइक जो आपके कुछ जो वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें लाइक पालक, मेथी हो गया है या सीड्स हैं, उन सबको सन ड्राई करके प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। क्योंकि सन ड्राई करने से होता क्या है? डिहाइड्रेशन मीन्स उनके अंदर जो वाटर मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, जब सन ड्राई करेंगे तो मॉइस्चर उसके अंदर से वो ड्राई होने के बाद अब वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रह सकते हैं कि उनके अंदर अब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाए। तो इसमें मोस्टली जो आपके मेथी लीव्स होती हैं या कोरिएंडर लीव्स हैं, मिंट, इन सभी को ड्राई करके रखा जाता है। इवन साथ में इसमें जो सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं एंड पल्सेस, तो धूप लगा करके, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास हीटिंग। हीटिंग एक ऐसा मेथड होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प करता है। मीन्स इसमें एक प्रॉपर जो आपने फूड मटेरियल लाइक आपने घर में देखा होगा कि मिल्क को सेफ रखने के लिए मिल्क को क्या करते हैं, जैसे मिल्क आप लेके आते हो उसको बॉयल कर दिया जाता है। तो बॉयल करने से क्या होगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया अगर पहले से प्रेजेंट है तो हीटिंग करने से वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब उसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है। इवन इसी तरीके से हम जो अपना फूड होता है उसको कुक करके अच्छे से हीट करके ही हम उसको स्टोर करते हैं गर्म करने के बाद। नेक्स्ट है कूलिंग। इसी तरीके से जो हमारा फूड होता है उसे एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पे अगर रखा जाए तो लो टेम्परेचर पर रखने से भी जो बैक्टीरिया होती है उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। जिसमें जो आपका नीडेड फ्लोर होता है, गूंदा हुआ जैसे आटा है, और आपके जो कुक्ड फूड है आपका लाइक वेजिटेबल्स हो गए हैं या कोई भी ऐसा जो आपका फूड मटेरियल जिसको हम पका चुके हैं और उसके बाद अगर बच गया है एक्स्ट्रा तो उसको आप फ्रिज में रख देते हो ताकि लो टेम्परेचर रहे और वो ख़राब होने से बच जाए। नेक्स्ट है हमारे पास डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग में क्या होता है कि मीन्स यहाँ पर हमारे फूड को एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, काफ़ी कम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, ठीक है, फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए। मोस्टली इसके अंदर जैसे हम यूज़ करते हैं जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें लो टेम्परेचर पे यूज़ किया स्टोर करके रखा जाता है, या फिर लाइक जैसे मीट, फ्लैश है, इन सबको भी डीप फ्रीजिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड शुगर। देखो मोस्टली ये जो सभी चीज़ें हैं वो आपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मा को करते हुए देखा होगा। जिन मेथड्स को हम यहाँ पे जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि नॉर्मली उनको घर में यूज़ किया जाता है अपने फूड को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। लाइक आपने मॉर्निंग में कोई भी वेजिटेबल बनाई है, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा बच गई है
और उसको नून टाइमिंग तक या थोड़ा इवनिंग टाइम तक यूज़ करने के लिए हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो उससे क्या हो गया, कूलिंग हो गया है। मिल्क का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि मिल्क को हीट कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड शुगर। मोस्टली जो कॉमन सॉल्ट लाइक जो मीट वगैरह होता है, मीट है, फ्लैश है, इन सबको जो ड्राई सॉल्ट होता है उसके साथ कवर करके इसको रखा जाता है, ठीक है। इवन जो पिकल्स होते हैं, जो फ्रूट्स लाइक आपके वेजिटेबल्स, आप लेमन या फिर मैंगो, इनके जो अचार बनाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट को ऐड करके रखा जाता है। सेम इसी तरीके से जो शुगर, आप जैसे फ्रूट जैम्स आप यूज़ करते हो या जेलीज आप ईट करते हो, इन सब के अंदर लार्ज क्वांटिटी में शुगर प्रेजेंट होता है। इवन कुछ जो फ्रूट है उनका मुरब्बा, जो मुरब्बा बनाया जाता है, मुरब्बा के अंदर भी क्या होगा, लार्ज अमाउंट में शुगर होता है। तो ये जो शुगर और सोल्ट है वो यहाँ पर हमारे फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो फूड को खराब होने से बचाते हैं। सेम इसी तरीके से एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, आपने देखा होगा जो पिकल्स आप ईट करते हो उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पर उस कंटेनर के अंदर ऑयल होता है। इवन डायरेक्ट उस ऑयल को हम ईट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑयल क्यों डाला गया है, सेम हमारे जो आपने लाइक अचार वगैरह जो बनाया है वहाँ पर उसको खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो ग्रो ना करे। नेक्स्ट पास्चराइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पास्चराइजेशन की अभी हम बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन से आप क्या समझते हो। तो लुईस पास्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट रहे हैं। लुईस पास्चर, ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। इनका जिक्र मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी किया था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन क्या होता है, शुगर को कन्वर्ट कराना किसमें, अल्कोहल में, बाय यूजिंग ईस्ट। ईस्ट की हेल्प से शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कराने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन भी किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने। सेम इन्हीं के नेम पे यहाँ पे पास्चराइजेशन जो यहाँ पे मेथड की हम बात करेंगे, तो लुईस पास्चर जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन्होंने इस मेथड को डिस्कवर करके बताया था कि इस तरीके से हम यहाँ पे मिल्क को एक लॉन्ग टाइम तक बचा के रख सकते हैं। तो पास्चराइजेशन में किया क्या जाता है, सबसे पहले जो आपका मिल्क होता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, टेम्परेचर को एकदम से राइज कर देते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को गर्म करते हैं, हीट करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। जैसे ही इतना टाइम के लिए हम उसे हीट करेंगे तो उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, एकदम से उसके टेम्परेचर को क्विकली उसकी कूलिंग की जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो जाएगी कि 70 डिग्री सेल्सियस पर हम मिल्क को हीट करते हैं 15 से 30 सेकेंड के लिए। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्विकली कूलिंग की जाती है, जिससे कि क्या हो कि अगर हीटिंग करने के बाद में भी अगर वहाँ पे बैक्टीरिया बच गए हैं तो वो बैक्टीरिया आप ग्रोथ ना कर पाए, फटाफट टेम्परेचर को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा गर्म है तो दोनों ही टेम्परेचर में यानी कि हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रीम कंडीशंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि टेम्परेचर इतना बढ़ने के बाद में भी बैक्टीरिया अगर वहाँ पर बचे हुए हैं, यानी कि वो लो टेम्परेचर पे उनकी ग्रोथ कम होगी, तो इस वजह से उनके टेम्परेचर को कूल डाउन कर देते हैं, क्विकली कूलिंग की जाती है। और जब भी क्विकली कूलिंग करने के बाद उसको डायरेक्ट कूलिंग के लिए जो आपके फ्रिज या रेफ्रिजरेटर जिसे हम बोलते हैं, उन सब के अंदर उसे स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि अब आपका ये मिल्क अगेन आप जब उसको यूज़ में लेके आ रहे हो तो आपको बॉयल करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। तो इसी तरीके से आपके मिल्क को बाय द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। इवन आप जो पैक्ड मिल्क आप परचेज करते हो ना, जो पैकिंग वाला मिल्क आप पैकेट्स आप परचेज करके लेके आते हो, उसके ऊपर लिखा भी हुआ होता है पास्चराइज्ड मिल्क। अगर आपने रीड नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी आप अमूल, मदर डेयरी, जो भी आप मिल्क आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप पैकिंग वाला मिल्क आप यूज़ करते हो तो आप उस पर देखना, उस पर प्रॉपर लिखा हुआ होता है पास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है।
तो जो बड़ी बड़ी डेयरीज होती हैं, यानी कि अगर बात की जाए अमूल्य मदर डेयरी की ही बात करें, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं स्टेनलेस स्टील के बने हुए, जैसे साइलोस लाइक स्ट्रक्चर उनका होता है, जिसके अंदर मिल्क को स्टोर करके ऑटोमेटिक वहाँ पर मशीन्स की हेल्प से किया जाता है। 15 to 30 सेकेंड्स के लिए मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर हीट करेंगे। हीट करने के बाद डायरेक्टली उसके टेम्परेचर को आप इतना कूल डाउन कर देते हैं कि बहुत जल्दी ही उसको कूलिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि बॉयल कर दिया तो शाम तक ठंडा होता रहेगा, तब तक तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे उसकी कूलिंग होती है तो फिर उसको फ्रीजिंग जो आपके रेफ्रिजरेटर में जैसे आप लो टेम्परेचर रखते हो ना, उसमें उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरीके से हमारे मिल्क का वो जो टाइम पीरियड होता है, आप देखते हो कि उसमें जो पैकिंग वाली आपके पास जो डेट होती है पैकेट मिल्क के ऊपर, उसके बाद 2-3 डेज के बाद वाली डेट उस पर मेंशन होती है कि आप उस टाइम तक आप उस मिल्क को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पैस्चराइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ स्पेशल केमिकल प्रिजर्वेटिव। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। सोडियम बेंजोएट या फिर सिट्रिक एसिड्स को यूज़ किया जाता है हमारे फूड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। तो लाइक जो भी आप पैकिंग वाले फूड आप परचेज करते हो, जो मार्केट से आपने फूड परचेज किया जो पैक्ड है पैकेट्स के अंदर, तो उसके अंदर सोडियम बेंजोएट ये जो प्रिजर्वेटर है उसको डाल दिया जाता है ताकि उसका टाइम बढ़ जाए। पैकिंग फूड्स पर आपने देखा होगा ना, एक एक्सपायरी टाइम होता है कि 12 मंथ्स तक ये ठीक रहेगा, खाने के लायक है, या 6 मंथ्स के लिए, या जो भी उसका टाइम पीरियड होता है। इट मीन्स वो जो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं वो तब तक उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, खराब होने से बचाएंगे। नेक्स्ट, पैकिंग फूड इन एयर टाइट पैकेट्स। एयर टाइट पैकेट्स में लाइक आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप परचेज करते हो तो वो एयर टाइट पैकेट्स के अंदर ही स्टोर होते हैं। आप कुरकुरे चिप्स वगैरह जो भी आप ईटेबल्स लेते हो, इनके भी जो पैकिंग होती है वो एयर टाइट होती है, जो इनको ख़राब होने से बचाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी कुछ मैथड्स थे जो हमारे फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल की हम बात करेंगे। तब तक आप एक बार इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। यस बेटा जी, देखिए आज जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो जो ये हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। जो यहाँ पे मैंने आपके लिए नाइट्रोजन साइकिल बनाई है, आप ही अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। होता क्या है इस प्रोसेस में, लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस ही है 78%, लेकिन उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। जरूरी चाहिए हमें भी है। आप प्रोटीन ईट करते हो, पल्सेस आप खा रहे हो, दाल आप ईट करते हो, उसके अंदर प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, वो हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। अब वो प्लांट प्रोटीन कैसे बनाएंगे, वो नाइट्रोजन से बनाएंगे। एटमॉस्फेयर में इतनी सारी नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब उसके लिए यहाँ पर नीड होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब जो फ्री नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको कन्वर्ट करना किसके अंदर, नाइट्रोजन के कंपाउंड में, ठीक है, नाइट्रोजन की दूसरी फॉर्म्स में। अभी तो फ्री नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई, उसका एक कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से तो अभी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास नेचुरल मेथड होता है कि नेचुरली जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग होती रहती है, या दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सिंग नेचुरली कैसे होती है। तो नेचुरली बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपके लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट कौन से, जिनकी रूट में नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स यानी कि छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनके अंदर वो बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। आपने सिम्बायोसिस पढ़ा था ना, तो वो बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लांट के साथ, लिग्यूमिनस क्रॉप के साथ रहेंगे उनके रूट नोड्यूल्स में, और वो बैक्टीरिया अब हेल्प करेंगे इस फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको बताया राइजोबियम बैक्टीरिया, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये आपके लिग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं,
लेग्यूमिनस प्लांट लाइक आपके मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, चना, पल्सेस, इन सब की रूट्स में रहते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। या फिर इसके अलावा कुछ फ्री बैक्टीरिया भी होते हैं जो सॉइल के अंदर अवेलेबल होते हैं, जैसे उसमें एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, सियानोबैक्टीरिया और अजोटोबैक्टर। ये जो दोनों बैक्टीरिया मैंने आपको बताए हैं ये सॉइल के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। तो इन बैक्टीरिया का काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारी फ्री नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना, जो कि अभी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिनके नेम है सियानोबैक्टीरिया या अजोटोबैक्टर, फ्रीली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। काम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर यानी कि एयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है उसको उसकी दूसरी फॉर्म में, कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि नाइट्रेट बना देते हैं, ठीक है। और उन नाइट्रेट को हमारे प्लांट इजीली यूज़ कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सॉइल के अंदर बैक्टीरिया ने किया, अब प्लांट जब अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो साथ में मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को भी तो एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो इस तरीके से अपने रूट्स की हेल्प से वो उन नाइट्रेट्स को यूज़ कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बना देते हैं उनसे प्रोटीन, ठीक है। तो ये तो था। अभी हमें फर्स्ट देखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन कंपाउंड बन गए। अब कंपाउंड बनने के बाद उनको कौन यूज़ करेंगे? प्लांट यूज़ करेंगे। अब प्लांट ने यूज़ कर लिया, अब यूज़ करने के बाद जब प्लांट डाई कर जाएगा, मर जाएगा, डेड प्लांट होंगे, अब उनका वो जो वेस्ट है वो अगेन किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रोजन में। अब कैसे होगा वो हम करेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। तो ये जो सर्कुलेशन होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एलिमेंट की, थ्रू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, सॉइल एंड वाटर। लिविंग थिंग यहाँ पे कौन आ जाएंगे? प्लांट एंड एनिमल। तो इन सब की हेल्प से ये जो सर्कुलेशन होती रहती है नाइट्रोजन एलिमेंट के हमारे इन्वायरमेंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। अब तक आप वाटर साइकिल पढ़ते थे ना, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर सर्कुलेट होता रहता है। रिवर पॉन्ड का वाटर है, इवेपोरेट हो गया, बारिश हो गई, दोबारा धरती पे आ गया, तो वो सर्कुलेशन थी वाटर साइकिल। इसी तरीके से जो सर्कुलेशन हो रहे हैं हमारे नाइट्रोजन एलिमेंट की हमारे इन्वायरमेंट में, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। होप सो कि आपको ये जो दोनों डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होंगी। अब ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट प्रोसेस होता कैसे है, एक बार हम उसे देख लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फ्री नाइट्रोजन है, लेकिन ये फ्री नाइट्रोजन होने के बावजूद हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इवन हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। एनिमल्स को भी ज़रूरत है ग्रोथ के लिए और प्लांट्स को भी ज़रूरत है, ठीक है। अब ये जो 78% नाइट्रोजन, अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के 2 मेथड्स हैं। एक तो है हमारे पास नेचुरल मेथड। नेचुरली कैसे होगा? नेचुरली यहाँ पे एक तो होता है लाइटनिंग की वजह से। लाइटनिंग समझते हैं ना आप? जब आपके बादल गरजते हैं, थंडरिंग होती है तो बिजली कड़कती है ना, उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो वो जो लाइटनिंग है वो हेल्प करती है नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में बनाने के लिए, क्योंकि जब वहाँ पर ये लाइटनिंग होती है क्लाउड्स में तो एयर तो अवेलेबल है ही, तो वहाँ पर जो हीट और टेम्परेचर वहाँ पे क्रिएट होता है ना, तो वो हेल्प करता है फ्री नाइट्रोजन को दूसरे ऑक्सीजन वगैरह के साथ कंबाइन होने के बाद अपने कंपाउंड्स बनाने में। तो एक तो हो गया लाइटनिंग, या फिर सेकेंड यहाँ पे जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोसेस सिम्बायोसिस। जो आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, जिनका अभी मैं आपको नेम बता रही थी कि हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, या फिर सियानोबैक्टीरिया, अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर होते हैं, इनका भी काम क्या होता है? फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाने में, ठीक है।
कंपाउंड देखिए, पजल मत होना, कंपाउंड क्या होगा जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, एक दूसरी चीज बन गई ना, तो जब भी इसके साथ जुड़ेगा तो वो क्या होगा, वो नाइट्रोजन का कंपाउंड। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको कंपाउंड, ताकि आपका डाउट वहां से क्लियर हो जाए। देखो भाई, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आप सबको पता है दोनों अगर जुड़ जाती है एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर, अगर इस रेशो में दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएं तो वहां पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, पानी। तो ये क्या है, ये कंपाउंड ही तो है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्री थे, ये एलिमेंट थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए एक पर्टिकुलर रेशो में, तो वो बन गया उनका एक कंपाउंड। ठीक है, तो इसी तरीके से नाइट्रोजन, यहाँ पे फ्री नाइट्रोजन लाइटनिंग की वजह से या फिर सिंबायोटिक जो हमारे बैक्टीरिया के जो मैंने आपको नेम बताए हैं उन सब की हेल्प से नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है कंपाउंड्स में। अब जब ये कंपाउंड बन जाते हैं, अभी पानी पीना है भाई, एयर में आप सांस तो ले ही रहे हो, ठीक है, हाइड्रोजन भी अंदर जा रही है, ऑक्सीजन भी अंदर जा रही है, लेकिन क्यों पानी पीते हो, क्योंकि जो प्यास बुझाने का काम है वो जो इनका कंपाउंड बन गया है ना वाटर H2O, वही हमारे हेल्प करेगा हमारे थ्रस्ट को, हमारी प्यास को बुझाने के लिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, हाँ वो भी जरूरी है, वो दूसरे तरीके से वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो इसी तरीके से जो नाइट्रोजन कंपाउंड बन गए हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, इन दोनों प्रोसेस की वजह से, तो वो आ जाएंगे इधर हमारे सॉइल के अंदर, यानी कि लाइटनिंग हो गया एयर में, या फिर बैक्टीरिया ने उनको कन्वर्ट कर दिया किस में, कंपाउंड बना दिए। भाई कौन से कंपाउंड बना दिए, इन्होंने नाइट्रेट्स बना दिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अदरवाइज वो स्किप हो जाएगी। अभी मैं बता रही थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल है, नेचुरल जो अभी मैंने आपको बताया, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल मेथड में आपके जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है कुछ केमिकल सॉल्ट बनाने में, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, क्रॉप प्रोडक्शन में हम कर रहे थे कि सॉइल के अंदर हम मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो लाइक आपने यूरिया वहाँ पे पढ़ा था, यूरिया जो नाइट्रोजन में रिच होता है, या NPK हमने पढ़ा था। तो इन सबको बनाने के लिए किसकी नीड होती है, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ना, नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड हो जाता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाते हैं और एट लास्ट वो फर्टिलाइज़र है उनको सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है ताकि प्लांट उसे कंज्यूम कर ले, यूज़ कर ले। ठीक है, तो ये था आपका अलग से कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता किस तरीके से है। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारे बैक्टीरिया ने या फिर लाइटनिंग की वजह से वो फिक्स हो गई, कन्वर्ट हो गए किसमें, नाइट्रेट में। अब ये नाइट्रेट कहाँ आ जाएंगे, अब जब बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है तो नाइट्रेट बनाएंगे, तो सॉइल के अंदर ही तो इकट्ठे होंगे ना वो नाइट्रेट। तो यहाँ पर हमारे जो प्लांट हैं, तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो हेल्प करेंगी उनको एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, अब जो हमारे प्लांट्स की रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड को, प्लांट उसे यूज़ करेगा और कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, प्रोटीन्स में। ठीक है, पल्सेस हम खाते हैं तो प्रोटीन्स रिच होती हैं, जो पल्सेस है वो रिच होती है प्रोटीन में। उन प्रोटीन को कौन यूज़ करेगा, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल खा रहे हैं प्लांट को, प्लांट प्रोडक्ट को, आप भी खाते हो पल्सेस को, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट हम भी लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं लिया बट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन हमने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, अब एक टाइम पीरियड ऐसे आता है, यानी कि हर किसी लिविंग थिंग का एक लाइफ स्पैन होता है, कुछ टाइम के बाद हर किसी को डाई करना है। जब प्लांट डाई कर जाएगा, यानी कि जो डेड प्लांट होंगे या डेड एनिमल की बात की जाए या फिर एनिमल वेस्ट की बात की जाए, एनिमल जो वेस्ट लाइक काउडंग वगैरह, या फिर हम भी अपनी बॉडी से जो वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, तो भी जो एक्सक्रीट मटेरियल हो गया या फिर डेड प्लांट हो गए, उन सब के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। भाई हमने नाइट्रोजन खाया था, यानी कि प्रोटीन हमने खाया था, तो हमारी बॉडी के अंदर तो गया ना वो। तो अब जब एनिमल का वेस्ट आएगा या प्लांट डाई करेंगे तो उनके अंदर वो जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट था वो अगेन वहाँ पर कहाँ जाएगा, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया या फंगाई,
जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं वो इनको कन्वर्ट करेंगे अगेन नाइट्रोजन की दूसरी फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे? नाइट्राइट्स की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से देखो सॉइल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप के बैक्टीरिया, ढेरों बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर, काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक ही का एग्जाम्पल दे रही हूँ। थायोबैसिलस, थायोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसका काम क्या होता है, इन बैक्टीरिया ने तो नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाए थे, ये क्या करेगा, वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड यहाँ पे आ गए थे ना उनको ब्रेक करके अगेन नाइट्रोजन को फ्री करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जिसमें मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है थायोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, डीनाइट्रेट, डी मतलब ब्रेक कर देना, ठीक है, रिड्यूस कर देना, उसको ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजन के कंपाउंड इधर से इधर आए थे सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट थे, तो सॉइल के अंदर जो थायोबैसिलस बैक्टीरिया या इसके और भी बहुत सारे फ्रेंड, वो उन कंपाउंड को अब अगेन कन्वर्ट कर देंगे फ्री नाइट्रोजन में, और जैसे ही फ्री नाइट्रोजन आएगी अगेन वो हमारे एटमॉस्फेयर में आकर के मिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट करने में। इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, होप सो कि आपको ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आई है, एक बार फिर से आप दोबारा से आप बैक जाइए वीडियो में, आप उसको फिर से कोशिश करिए समझने की। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझिए, रीडिंग करिए। ठीक है, जिससे कि आपको जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। लास्ट में मैं आपको सेम वही बोलना चाहूँगी बेटा, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सब तक आप इस वीडियो को सर्कुलेट करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कोविड की वजह से बहुत ही ज़्यादा नाजुक सिचुएशन है कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, आपके डाउट्स धरे के धरे रह जाते हैं, आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। दूसरा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको यूज़फुल नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक ओके बाय।